हेलो बच्चों, फिर से स्वागत आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में पाठ संख्या 4 कवि जयशंकर प्रसाद। तो कवि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं और इनका थोड़ा परिचय मैं आपको बता दूं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सारी सामग्री मैंने स्क्रीन के ऊपर आपके लिए इकट्ठी की है और आप इसको देख सकते हैं और साथ में सुन सकते हैं। तो चलिए कवि परिचय पढ़ते हैं। खास बातें कि कवि जयशंकर प्रसाद हैं। इनका जन्म 1889 और निधन 1937। और नियमित शिक्षा की दृष्टि से देखें तो इनको ज़्यादा शिक्षा नहीं मिल पाई। इन्होंने स्वाध्याय से स्वतः अध्ययन करके ही काफ़ी कुछ सीखा और संस्कृत, हिंदी, फारसी जैसी अनेक भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया। और इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य कृतियाँ हैं विद्यार्थियों: चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। और आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली महाकाव्य रचना है कामायनी। तो कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचना है और इस रचना के ऊपर विद्यार्थियों जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, पुरस्कार मिला था। और इसके साथ साथ बताया गया है कि वे कवि होने के साथ साथ गद्यकार भी थे। न केवल उन्होंने कविताएं और महाकाव्य और ये काव्य लिखे, अपितु इन्होंने गद्य रचनाएं भी लिखी। तो देखिए इनके प्रसिद्ध नाटक हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। और देखें तो इनके उपन्यास, प्रसिद्ध उपन्यासों में इनके कंकाल, तितली और इरावती। और मैं आपको बताऊं कि इरावती उपन्यास इनका अपूर्ण उपन्यास है, अधूरा रहा, पूरा नहीं हो सका। और इनके कहानी संग्रह, इनकी कहानियों की किताबें हैं आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये प्रमुख हैं। तो ये छायावादी कवि रहे हैं। बताऊं कि ये छायावादी कवि रहे हैं। छायावादी का मतलब होता है कि जिन कवियों ने प्रकृति का, मानवीकरण अलंकार का, लक्षणा शब्द शक्ति का और प्रतीकात्मक शैली का ज़्यादा प्रयोग किया, उनकी काव्य रचनाएं छायावादी रचनाएं कहलाई। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावादी युग, कुछ विद्वान 1918 से 1936 तक की अवधि को छायावादी युग मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य रूप में छायावादी युग रहा आपका 1920 से 1936 तक का समय। और अब हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। आप स्क्रीन पर देखिए। प्रेमचंद के संपादन में एक हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। यानी जो प्रेमचंद जी हैं हमारे कहानीकार, उन्होंने हंस पत्रिका निकाली और हंस पत्रिका में एक आत्मकथा विशेषांक निकालने का उन्होंने निर्णय किया, जिसमें उन्होंने अनेक जो विद्वान कवि थे, साहित्यकार थे, उनसे उनकी आत्मकथा लिखवाई और आत्मकथा का अंश उन्होंने मांगा ताकि वो अपनी इस पत्रिका में, हंस में प्रकाशित कर सकें। तो उन्होंने मित्रों से आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। तो प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। जयशंकर प्रसाद ने सहमति नहीं दी। कारण कि प्रसाद जी की आत्मकथा लिखने में अनेक दुर्बलताएं थी और उनकी जो मनोभावनाएं थी वे इसके पक्ष में नहीं थी। और इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य, जो हम पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम भी, इसका शीर्षक भी आत्मकथ्य रखा गया है। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। बहुत अच्छा वाक्य है विद्यार्थियों। जयशंकर प्रसाद के जीवन की वास्तविकता का इसमें और उनके अभावपूर्ण जीवन का इसमें मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मान करके लोग वाह वाह करेंगे, उनके प्रशंसा करेंगे। इसलिए वे ये तर्क देते हुए अपनी आत्मकथा लिखने से मना कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, कवि वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, तो दूसरी तरफ महान कवि जयशंकर प्रसाद की विनम्रता का चित्रण भी इस कविता में है। चलिए शुरू करते हैं। आत्मकथ्य। कवि जयशंकर प्रसाद सुंगनी साहू परिवार से संबंधित हैं। इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। तो ये लिखते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी,
मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो इस पूरे पाठ के ही संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथे कविता से अवतरित है। यह हुआ इसका संदर्भ। प्रसंग में लिखेंगे आप कि कवि अपनी आत्मकथा लिखने से असहमति प्रकट कर रहा है और उसके कारण बताते हुए जो बातें बताता है उनका यहाँ वर्णन किया गया है और अपने जीवन के बारे में उन्होंने यथार्थ वर्णन करते हुए उसका परिचय दिया है। कवि कहते हैं, फिर हम व्याख्या में लिखेंगे कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। कवि लिखते हैं कि भौरे गुनगुना करके अपनी कहानी का बखान करते हैं और मुरझा कर गिरती हुई पत्तियां हैं वे भी अपने जीवन की यथार्थता का वर्णन करती है। ठीक उसी तरह से मेरा मन रूपी भौरा है वह भी गुनगुना करके अपनी कहानी का ही बखान कर रहा है और मुरझा कर गिरती हुई पत्तियां हैं वे भी अपने जीवन की यथार्थता का बोध कराती हैं। उसी तरह से मैं भी अपने जीवन की यथार्थता में ही विश्वास करता हूँ, उससे किसी भी तरह से मैं छुपा करके वर्णन नहीं करना चाहता। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। प्रसाद जी बताते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में अर्थात इस अनंत आकाश की छाया में असंख्य जीवन हैं वे इतिहास बन गए हैं और असंख्य लोगों का जीवन इतिहास यहाँ पर लिखा जा चुका है। और जिन जिन लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है अर्थात अपनी आत्मकथा लिखी है और अपने जीवन की घटनाओं का वास्तविक वर्णन किया है, करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। वे अपने जीवन का चित्रण करके दूसरों के सामने अपने ऊपर व्यंग्य और मलिन उपहास ही करवाते हैं अर्थात अपने जीवन का वे दूषित हास्य ही मोल लेते हैं और लोगों के लिए उपेक्षा का शिकार बनते हैं। तो लोग हैं वे उपेक्षा ही करते हैं, उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, व्यंग्य करते हैं। तो ये क्या है, समाज की प्रवृत्ति है। कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा में अपने जीवन की सच्चाइयों का वर्णन कर देता है तो पाठक गण हैं, सुनने वाले हैं, वे उसकी आत्मकथा को एक तरह से हास्य का साधन बना लेते हैं। तो कवि इस तरह से अपनी आत्मकथा लिख करके हास्य का पात्र नहीं बनना चाहता। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, कि समाज की यह प्रवृत्ति है। समाज में चारों ओर उपहास होता है, लोग व्यंग्य करेंगे। तो इतनी बातें जानते हुए भी कवि कहता है कि हे मित्रों, आप ये चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा में अपनी दुर्बलताओं का और अपनी आप बीती का साक्षात वर्णन कर दूं, यह मैं कैसे कर सकता हूं। मैं समाज में उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता। और साथ ही साथ कवि यह भी कहता है कि तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, कि मेरी आत्मकथा में कुछ ऐसा उल्लेखनीय कोई ऐसी विशेष बातें नहीं है जिसको सुनकर के आप लोगों को आनंद की प्राप्ति होगी और तुम सुख पाओगे अर्थात तुम्हें खुशी हो, ऐसा मेरी आत्मकथा में कुछ भी नहीं है। यह तो बिल्कुल सरल है और अभावपूर्ण है। देखोगे यह गागर रीति, तो मैं आत्मकथा लिख भी दूंगा तो हे मित्रों, तुम्हें यही दिखाई देगा कि जिस तरह से कोई गागर रीति, कोई रीति यानी खाली, कोई खाली मटकी हो, उसी तरह से मेरी आत्मकथा है। इसमें कोई भी आनंद का विषय तुम्हें नज़र नहीं आएगा जिससे तुम्हारा मनोरंजन हो या तुम्हें पढ़ने में रुचि हो। तो ऐसी मेरी आत्मकथा है। तो ऐसी आत्मकथा को लिख करके मैं क्या करूँगा, मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। प्रसाद जी बताते हैं कि कहीं मेरी आत्मकथा को पढ़ करके तुम्हें अपराध बोध का आभास न हो, क्योंकि तुम ही इसको खाली करने वाले हो। मेरे जीवन की आत्मकथा है वह ऐसी है कि जिस तरह से कोई खाली गगरी हो, उसमें कोई भी आनंद की बात नहीं है। और यदि पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वास्तव में तुम लोग ही मेरे जीवन को खाली करने वाले हो, इसमें से सारे सुखों को छीनने वाले हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, अर्थात तुम्हें यह लगेगा कि तुम अपने आप में स्वार्थी हो और तुम लोगों ने ही क्या किया है, मेरे जीवन को, मेरे जो मित्रगण हैं, मेरे जो निकटस्थ हैं,
उन्होंने ही मेरे जीवन का रस लेकर के अपने जीवन को रसपूर्ण बनाया है। अर्थात समाज में कवि है वह स्वार्थ का शिकार हुआ है और स्वार्थी लोगों ने उनके साथ छल किया है और उनके जीवन का आनंद है वह अपने स्वार्थ की वस्तु को बनाया है। तो इस तरह से कवि है वह दूसरों के ऊपर अपने कमियों को उजागर नहीं करना चाहता है, क्योंकि कवि के लिखने से उनके साथी गण हैं उनको ये पता चलेगा कि हम कितने स्वार्थी हैं, तो कवि उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। इन कारणों से कवि अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता है, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही कवि के साथ हुआ था। यह कवि की जीवन कथा का वास्तविक चित्रण है। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। बहुत ही अच्छी बात कही है कवि ने। देखो, यह विडंबना, कवि कहता है कि मेरे जीवन की यही विडंबना रही है, यही विसंगति, यही दुर्बलता रही है। तो अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, मेरा जीवन सरलता से परिपूर्ण रहा है और अपनी आत्मकथा में मैं वर्णन करूंगा तो मैं ज्यों का त्यों लिखूंगा, हकीकत का बयां करूंगा। तो यदि यथार्थ का मैं वर्णन करूंगा तो मेरे जीवन की सरलता की लोग हंसी उड़ाएंगे। तो कवि अपने जीवन की सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहता है। भूले अपनी भूले हैं उनको कवि वर्णन करना चाहिए, या फिर कवि कहता है कि प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में, कि मैं अपनी आत्मकथा में अपनी भूलों का बखान करूं, क्योंकि कवि के जीवन में कवि से भूलें भी हुई है। तो कवि अपनी गलतियों को भी स्वीकार करता है। ये भी कवि की क्या है, सरलता है। तो कवि कहीं भी कुछ छुपाना नहीं चाहता है। कवि ने शुद्ध वर्णन अपनी जीवन का किया है। और प्रवंचना यानी छल धोखा औरों की दिखलाऊं में, कि औरों ने, दूसरे लोगों ने मेरे साथ किस तरह से जो प्रवंचना की है, छल और धोखे का व्यवहार किया है, उसको मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं तो भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो कवि इस तरह से अपनी आत्मकथा लिखने से असहमत है। और एक पंक्ति आई है कि यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, इसमें सरलता को अरि यानी एक स्त्री की तरह संबोधित किया है और उसकी हंसी उड़ाने की बात कही है। तो कवि ने यहाँ पर सरलता जो भाव है उसको मूर्त रूप देकर के यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। इसको विद्यार्थियों आप ध्यान में रखना। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब यहाँ कवि अपने जीवन के प्रेमपूर्ण अंश की ओर जाता है, कि जो जीवन का हिस्सा कवि का प्रेम के साथ बीता है, अपनी प्रियतमा के साथ बीता है, कि मेरे जीवन में जो मधुर चांदनी रातें थी और उनकी उज्ज्वल गाथा का मैं बखान कैसे गा सकता हूँ, क्योंकि उनकी उस गाथा का यदि मैं बखान करूँ, मेरे जीवन की मधुरता का, जो मेरे जीवन का सुखमय हिस्सा था, उनका यदि मैं बखान करूं तो मेरा जीवन है वह और ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। वे स्मृतियां मुझे दुखदाई लगती हैं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मेरी प्रियतमा से हंसते हुए, खिलखिलाते हुए जो मेरी बातें होती थी, उनका मैं बखान अपनी आत्मकथा में कैसे करूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। सुख है वह मुस्कुराकर भाग गया, यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। तो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे जिस सुख का मैंने स्वप्न देखा था, वह सुख मुझे कभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ, और वह तो ऐसा सुख का सपना था जो मेरे आलिंगन में आते आते मुस्कुरा करके भाग गया। जैसे कोई प्रियतमा बाहों में आते आते मुस्कुरा करके दूर हट जाती है, तो उस समय प्रेम भाव है वह उमड़ करके फिर अतृप्त रूप में ही शांत हो जाता है। वैसा ही मेरा जीवन रहा है। मेरे जीवन में भी जिस सुख के मैंने सपने देखे थे, वह सुख मुझे मिलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वह सुख मेरे नज़दीक आया तो वह सुख मुझसे दूर हो गया। ऐसे ही विधाता की जो कोप दृष्टि थी वह मेरे जीवन में रही। अर्थात कवि कहते हैं कि कवि की प्रियतमा से उनको लंबा सुख प्राप्त नहीं हो सका। उनकी पत्नी थी, वह थोड़े समय उनके जीवन में साथ रह करके चल बसी थी। तो वही समय कवि के लिए बड़ा दुखदायी था, और उसको याद करके कवि आज भी दुखी होता है। वह उसे याद नहीं करना चाहता है, क्योंकि याद करने से, उसको लिख देने से कवि का दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कवि उन चीज़ों का वर्णन समाज के सामने, अपने मित्रों के समक्ष, अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह अधूरा सुख था। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। यह छायावादी शैली है जिसमें प्रकृति के साथ कवि ने प्रेम का चित्रण किया है। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रियतमा के अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कि कवि की जो प्रियतमा थी
उसके कपोल, कपोल यानी गाल और अरुण यानी लाल, उसके कपोलों की लालिमा की मतवाली और सुंदर छाया में स्वयं उषा अनुरागिनी यानी प्रेम मई उषा है, वह लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ऐसा लगता है, ऐसा वर्णन किया कवि ने कि उस प्रियतमा के गालों की लालिमा थी, वह बड़ी मतवाली थी, और उस प्रियतमा के गालों की लालिमा की सुंदर छाया में स्वयं उषा ही जिस प्रकार से अपने सुहाग को प्राप्त करती थी, यानी जिस तरह से कोई सुहागिन स्त्री एक लालिमा, एक सिंदूर लेकर के अपनी मांग को सजाती है, ठीक वैसे ही उस कवि के प्रियतमा के गालों की लालिमा है, वह उषा का सुहाग बनकर के प्रकट होती थी। उषा भी उस प्रियतमा के गालों की लालिमा से ही अपनी मांग भरती थी। उस प्रियतमा की याद कवि को सताती है और उसकी स्मृति पाथेय बनी है। ऐसी सुंदर, है ना, रूप धारण करने वाली, ऐसी मनोहर छवि वाली उस प्रियतमा की स्मृति आज कवि के लिए पाथेय बनी है। वह प्रियतमा कवि के जीवन में नहीं रही, वह लंबा सुख कवि को प्राप्त नहीं हुआ, वह तो एक स्वप्न की तरह कवि के जीवन में आया और चला गया। तो कवि अब उन मधुर स्मृतियों के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रियतमा की मधुर यादों को वह पाथेय, पाथेय अर्थात पथ जोड़ एय, पथ का सहारा बना करके जी रहा है, अपने जीवन पथ का संबल बना करके उन स्मृतियों, उन यादों के सहारे वह जी रहा है और कहता है कि उस प्रियतमा की स्मृति पाथेय बनी है, थके थके पथिक की पंथा की। तो कवि अपने आप को थका हुआ पथिक बताता है और उसकी पंथा, पंथा यानी रास्ता, मार्ग, कि मेरे इस जीवन पथ पर मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। इन संघर्षों को झेलते झेलते अपनी प्रियतमा की यादों को के सहारे में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अब मेरे जीवन में कहीं भी कोई आनंद का विषय नहीं रहा है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो कवि कहता है कि हे मित्रों, तुम मुझसे अपनी आत्मकथा क्यों लिखवाना चाहते हो, क्योंकि मैंने अपना जीवन है उसको एक गुदड़ी की तरह सी रखा है, अर्थात सील रखा है, उसको धागे से बांध रखा है। तो उस सीवन को तुम उधेड़ना क्यों चाहते हो। यदि तुम उस सीवन को उधेड़ोगे, यदि मुझसे आत्मकथा लिखवाओगे, तो मेरी वे स्मृतियाँ फिर से तरोताज़ा बन जाएंगी और मैं अपने प्रियतमा के साथ बिताए उन लम्हों को का बखान करूँगा, उनको लिखूँगा, तो मेरा जीवन है वह फिर से क्या होगा, उन स्मृतियों में डूब जाएगा और उन स्मृतियाँ तरोताज़ा होंगी तो मेरा दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे जीवन की इस गुदड़ी को तुम सिली हुई है, इसको क्यों तुम उधेड़ना चाहते हो, इसको ज्यों का त्यों रहने दो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं। बहुत अच्छी पंक्तियां कही है कवि प्रसाद जी ने। कवि बहुत ही सरल स्वभाव वाले हैं। कवि ने अपनी कमजोरियों का भी आलिंगन किया है, स्वीकार किया है और साथ साथ बड़ी नम्रता से अपनी कमजोरियों का, अपने जीवन की सरलता का बखान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरा जीवन तो बहुत छोटा सा है, बड़ी कथाएं आज कहूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कि उसकी बड़ी बड़ी कथाएं मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि लोग हैं वे छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं अपनी आत्मकथा में लिख करके समाज में उपहास का पात्र बनते हैं। तो कवि वैसा नहीं बनाना चाहता, कवि अपने जीवन को जैसा है वैसा ही दिखाना चाहता है। तो वे कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, इसमें कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं है और उसकी बड़ी बड़ी कथाएं मैं अपनी आत्मकथा में कैसे बना करके लिख दूं। क्या यह अच्छा नहीं, क्या यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा कि औरों की सुनता में मौन रहूं, कि मैं अपनी आत्मकथा का बखान न करके बल्कि दूसरों की जीवन की कथा को ही मैं सुनता रहूं और मौन धारण करके चुपचाप मैं उसको सहन कर सकूं, सुन सकूं। यह मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है, मेरे लिए तो शायद यही अच्छा रहेगा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अंतिम पंक्तियां बहुत ही मर्मस्पर्शी हैं। तो विद्यार्थियों, कवि प्रसाद जी कहते हैं कि हे मित्रों, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, कि मेरी आत्मकथा पर बड़ी भोली, अर्थात कवि का स्वभाव भोलेपन से युक्त है। कवि की आत्मकथा में कहीं भी छल कपट प्रवंचना नहीं है, अन्य लोगों की तरह, संसार के लोगों की तरह स्वार्थ भावना नहीं है, अपना स्वार्थ साधने की प्रवृत्ति नहीं है। उनके जीवन है, उसकी विशेषता तो यही रही है कि उसमें भोलापन है, निश्चलता रही है। तो उसको सुनकर के तुम भला क्या करोगे, क्योंकि उसमें कोई भी आकर्षित करने वाली बात नहीं है। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहता है कि मेरे जीवन की जो व्यथा है वही समय मौन है
और थक कर के सो गई है। अर्थात कवि ने संघर्ष करते करते कवि का जीवन है वह पूरी तरह से मौन हो गया है और उसकी व्यथा है वह इस समय चुप है। कोई भी प्रतिक्रिया कवि यहाँ दे नहीं रहा है और कवि यही कहते हैं कि मेरी मौन व्यथा है वह पूरी तरह से थक करके सो चुकी है। यहाँ मानवीकरण अलंकार है क्योंकि मौन व्यथा क्या है, भाव है, भाववाचक संज्ञा है और इसको थक करके सोना दिखाया गया है। तो कवि विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं कि जहाँ कवि अपनी रचना में अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान कर देता है, अर्थात जो चीज़ें मनुष्य की क्रियाकलापों से युक्त नहीं है, मनुष्य की तरह हलचल नहीं करती है, फिर भी उनमें मनुष्य के क्रियाकलाप भर करके चित्रित करता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो कवि कहता है कि अभी वह समय भी नहीं है क्योंकि मैं अब अपनी मौन व्यथा जो थक कर के सोई है उसको मैं जगाना नहीं चाहता हूँ। अपने जीवन की स्मृतियों को फिर से मैं उधेड़ना नहीं चाहता हूँ, उजागर नहीं करना चाहता हूँ। तो कवि अपनी उन स्मृतियों को के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। बस उन्हीं को वह अपने जीवन पथ का सहारा बनाए हुए है और अपने जीवन की कमजोरियों को, दुर्बलताओं को वह जानता है और उनका वह बखान नहीं करना चाहता है। वह चुपचाप सरल स्वभाव से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। लेकिन फिर भी साथियों ने जो उनसे निवेदन किया और आग्रह किया तो उन्होंने अपनी आत्मकथा का सार रूप में यहाँ पर वर्णन किया। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो इस तरह से कवि अपनी आत्मकथा का वर्णन करते हैं। छायावादी शैली है, प्रकृति का चित्रण है, मानवीकरण अलंकार है और आते आते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और साथ ही साथ जहाँ ये समान वर्णों की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार होता है। पहले भी आप देख चुके हैं। थके पथिक की पंथा शीस में थे थे की आवृत्ति होने से क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से कवि ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। ये छायावाद के पुरोधा कवि हैं। तो इस प्रकार प्रसाद जी की रचना आत्मकथ्य का मैं यहाँ समापन करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में आप इसी अध्याय के MCQ देखेंगे जो जटिल होंगे, लेकिन यदि आपने यह पाठ सुन लिया है, समझ लिया है तो ये आपके लिए सरल होंगे। सभी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।